ये ज्योग्राफी का मॉडल सेट है, इसमें हम सभी का ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अब इसका हम क्या देखेंगे, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहते हैं जिसका आंसर आपको लिख करके देना रहता है उसको। देखिए सब्जेक्टिव में आपको जो है ना दो प्रकार का प्रश्न रहेगा, एगो लघु उत्तरीय और एगो दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय कै नंबर का रहेगा, 2 नंबर का एगो प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय 5 नंबर का एगो प्रश्न। तो लघु में देखिए 20 को टोटल क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या को दिया रहेगा, 20 को। देख रहे हैं 1 से लेके 20 तक, और इस 20 में से क्या को बनाना है, 10 गो का। जो भी आपको आसान लगे उस 10 गो का बना दीजिएगा। इसी प्रकार से दीर्घ उत्तरीय में देखिए 21 से 26 तक, यानी 6 गो जो है दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में 70 में से 35 को बनाना है, 35 नंबर का हुआ। सब्जेक्टिव में 20 नंबर का ये और 15 नंबर का ये, 35 नंबर का ये हो गया। टोटल 70 नंबर का आपको एग्जाम होगा, और 30 नंबर का आपसे प्रैक्टिकल लिया गया है। प्रैक्टिकल कहते हैं उसको, लेकिन सब प्रैक्टिकल बोली से न जनित रही, तो प्रैक्टिकल होता है वो। प्रैक्टिकल लिया गया है आप, यानी प्रायोगिक स्कूल में, समझ गए। तो आइए इसका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है 1 से 30 तक ले देखते हैं। प्रश्न देख लीजिए क्या है। पहला प्रश्न, जैसे मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, समझे कि नहीं। और इसी प्रकार से आप चाहे तो ये 20 प्रश्न पढ़ सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न का आंसर हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन समझ लीजिए ना। क्वेश्चन समझ लिए कि नहीं, समझ लिए। क्वेश्चन है आपके सामने, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। चलिए, परिभाषित करे चाहे ये क्या है, मानव भूगोल के दिया रहेगा ना, ये लिख दीजिएगा, बात खत्म। परिभाषित कीजिए, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है, मानव भूगोल किसे कहते हैं, मानव भूगोल से क्या आशय है, समझे कि नहीं, यही दे दीजिएगा। आज जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया उसका मिला हुआ आंसर दे दीजिएगा रिलेटेड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए इसका आंसर, यही है आंसर। मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान तथा प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। मानव भूगोल को क्या कहा जाता है, भूमि का विज्ञान और अंतर संबंधों का विज्ञान तथा प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। मानव भूगोल की विषय सामग्री क्या है, भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्य के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यानी मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत फैला हुआ है। उसके अंतर्गत मानव प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, विकास, वृद्धि, जनसांख्यिकीय के लक्षण, जन स्थानांतरण आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके साथ ही मानव समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिया है, आप इसका 3 या 4 लाइन लिख सकते हैं, ध्यान रहेगा तो ठीक। फिर से एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको। मानव भूगोल को भूमि का विज्ञान, अंतर संबंधों का विज्ञान तथा प्रादेशिक अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। एक लाइन क्लियर हो गया। एक ही लाइन आप जब कॉपी में लिखी जाती है 3 लाइन में लिखा जाएगा आपसे। इतना यहाँ से यहाँ तक ले पढ़े ना अभी, तो ध्यान कहाँ है। वास्तव में भौगोलिक परिस्थितियों और मनुष्यों के कार्यों के संबंध का वितरण और प्रकृति ही मानव भूगोल की विषय सामग्री है। मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें से जो जो याद रहेगा लिख देंगे उसको। उसके अंतर्गत मानव प्रजातियां विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, विकास, वृद्धि, जनसांख्यिकीय के लक्षण, जन स्थानांतरण आदि के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसके बीच में कुछ कॉमा तमा होता जो नहीं दिया हुआ है। इसके साथ ही मानव समूहों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता
दूसरा क्वेश्चन क्या था, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। ये तो पहले भी पढ़े थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। जनसंख्या में जो बदलाव होता है इंसान के, उसी को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जन माने लोग और संख्या माने जानवे करते हैं। लोगों की संख्या में परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या आपके सामने, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम लिखिए। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटकों के नाम क्रमशः क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। दो घटक हो गया, आप इसको चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। इसका अर्थ होता है जन्म कितना लेता है और मरता कितना है इंसान, उसी को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। इसी से जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे यदि जन्म लेने वाले की संख्या ज़्यादा है और मरने वाले की संख्या कम है तो जनसंख्या बढ़ जाएगा, और मरने वाले की संख्या ज़्यादा है और जन्म लेने वाले की संख्या कम है तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ गए, जनसंख्या परिवर्तन के दो घटक क्या है, जन्म दर और मृत्यु दर। तीसरा है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात कहते हैं किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में, किसी जगह में कितना पुरुष पर, यानी कितना आदमी पर कितना लड़का पर कितना लड़की है, चाहे कितना स्त्री पर कितना पुरुष है, ओकरे कहे छै लिंग अनुपात। समझे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या था, लिंग अनुपात को कैसे नापा जाता है। जैसे दूध के कथी से नापा जाए, लीटर से, सब्जी सबके किलो से, कपड़ा सबके मीटर से, वैसे लिंग अनुपात के केना नापल जाए छै, इसका सूत्र याद दिया हुआ है। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर यही ना है, भारत में यानी अपनी के देश में लिंग अनुपात इस सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जाता है। लिंग अनुपात नापने का सूत्र क्या है, स्त्रियों की जनसंख्या यानी कितना स्त्री है बटे पुरुषों की जनसंख्या यानी पुरुष कितना है गुने 1000। अथवा एकरा कह सके छी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, यानी 1000 पुरुष पर कितना स्त्री ही एकरे कहे छी लिंग अनुपात। जैसे बताया ना, बिहार में शायद 1000 पुरुष पर 921 की इसी के आसपास में कुछ लड़की है, तो 71 गो लड़का के लिए लड़की नहीं है। फिर भी सबका होता है कि ऐसे बता दिए ना कि लड़का ज्यादातर एक्सीडेंट में मारा जाता है, गोली बारूद में मारा जाता है, लड़ाई झगड़ा में मारा जाए, और लड़का बहुत फ्रैजाइल होता है, लड़का टन दीवर बोल देगा, मतलब कथी मृत्यु दर इसका ज्यादा है। लड़का का जन्म तो लेता है लेकिन बहुत डेथ भी कर जाता है। जैसे रोड पर एक्सीडेंट होता है तो कौन ज्यादा मरता है, लड़का, और युद्ध में लड़ाई में लड़का, में बाहर निकलता है यही। तो इसलिए मिला जुला के चलो वो बात ना कह पर हो, हम दूसरा पढ़ाई दूसरा पर आए। अथी हरियाणा में देख, लड़की के जन्म लेते ही मार दे जाते रहे बहुतों के, तो वहां देखबे 1000 लड़का पर 800 कुछ लड़की, समझ ले। अब वहाँ शिक्षा पहुँचायल गेली, शिक्षा के माध्यम से वहाँ आदमी के जागरूक कर जाए, तो वहाँ भी अब नामारी से ध्यान दे जाए वहाँ पर, समझ ले। ई न समझे कि हरियाणा में, बिहारों में हो, हॉस्पिटल सब में देखबे बहुत ज्यादा ना अल्ट्रासाउंड करावे जाए, तो में पता चले अगर अथी हो तो दया के मार दे। तो इसके लिए देखे आप रोक लग गया। अल्ट्रासाउंड कराना क्या है, कानूनी अपराध है, अगर सरकार को पता चलेगा ना तो आप पर केस हो जाएगा। इसीलिए अल्ट्रासाउंड अब नहीं करा सकते, चुरा के करता है आदमी सब, है कि नहीं। चलो है तो इधर ध्यान दो। चौथा क्वेश्चन क्या है, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखिए, यही है 4 का आंसर। किसी देश में बुनियादी मानव योजना की औसत प्राप्ति की मान मानव विकास सूचकांक कहलाता है। किसी देश में बुनियादी मानवीय योजना की औसत प्राप्ति की मान मानव विकास सूचकांक कहलाता है।
इसको फिर से देख लीजिए। किसी देश में बुनियादी मानवीय योजना की औसत प्राप्ति की मान मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इसका आकलन संबंधित देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर और वास्तविक आय के आधार पर किया जाता है। इसका आकलन कैसे किया जाता है? संबंधित देश में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर क्या है, उसका वास्तविक आय क्या है यानी आमदनी, इसके आधार पर किया जाता है। इसका मान 0 से 1 के बीच में होता है। मानव विकास सूचकांक को फिर से एक बार समझ लीजिए। किसी देश में बुनियादी मानवीय योजना की औसत प्राप्ति की मान मानव विकास सूचकांक कहलाता है। इसका आकलन कैसे किया जाता है? जीवन प्रत्याशा यानी वहाँ के लोगों का जीवन कितना लंबा है, कितने वर्ष तक जीता है, ठीक है, और वहाँ के शिक्षा स्तर क्या है, शिक्षा का लेवल क्या है, और वास्तविक आय वहाँ का कितना है, आमदनी कितना है, इसी के आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। इसका मान क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। तो मानव विकास सूचकांक समझ गए। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। 5वां क्वेश्चन क्या है? विस्तृत वाणिज्य यानी फैला हुआ व्यापार, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखिए। देखिए इसको, विस्तृत 5 का है ना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की 4 फसलों के नाम क्या है? गेहूं, मक्का, जौ और राई है। विस्तृत वाणिज्य कृषि की 4 फसल का नाम क्या है? गेहूं, मक्का, एक जानते हैं ना, मक्का जानते हैं ना, मक्का जानते हैं ना, हाँ, जौ जानते हैं ना, पूजा करे वाला के जौ, और राई जानते हैं ना। हाँ, सरसों के तो राई अलग से करिए। राई के तेल नहीं अच्छा लगता है, चल तिताइन लगेगा। राई के तेल तिताइन लगता है, सरसों का तेल बढ़िया होता है। जब दुकान में खरीदने भी जाते हैं तो समोसा बोतल लीजिए, वो भी गोपाला का, अगर वो नहीं है तो हवाई घोड़ा, सबसे बेहतर गोपाला, असम से बन के अभिषेक। दूसरा तेल मत लीजिए, समझे कि नहीं। 5-10 रुपया बचावे के लिए खराब तेल ले लीजिए। चल आगे देखो, 6ठा क्वेश्चन क्या है? कच्चे मालों के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। कच्चे मालों के आधार पर किसको वर्गीकृत करना है? उद्योगों को। जैसे सरसों क्या हुआ? कच्चा माल हुआ, और इसी को खरीद करके कंपनी तेल बना के बेचता है, पक्का मालूम है, समझ ले, तो दिमाग ऐसा लगा। चलो देखो इधर, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए इधर 6ठा है, इसका आंसर देखिए। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग और दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। एगो खेती पर आधारित जैसे उद्योग, एगो खनिज यानी लोहा तो जे खन तन के निकले छो, वही पर आधारित उद्योग। चलिए पहला देखते हैं कृषि आधारित उद्योग को। ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। यानी ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त किया जाता है, यानी खेती से प्राप्त किया जाता है, उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चीनी उद्योग के लिए, चीनी उद्योग है, कारखाना है वो, चीनी के लिए किसकी खेती की जाती है? गन्ना की। तो वही कर रहा है, चीनी उद्योग के लिए गन्ना कृषि से कच्चे माल प्राप्त की जाती है। चाहे इसको अच्छे से लिखेंगे तो होगा। उदाहरण के लिए देखिए, चीनी उद्योग जिसके लिए गन्ना कृषि से प्राप्त की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग कैसे चलता है? जिसके लिए कपास की खेती की जाती है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं अच्छे से। कच्चे माल के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है कृषि आधारित उद्योग, दूसरा है खनिज आधारित उद्योग। ये सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है। पहला है कृषि आधारित उद्योग। ऐसे उद्योग जिनके उत्पाद के लिए कच्चा माल कृषि से यानी खेती से प्राप्त किया जाता है, कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, चीनी उद्योग जिसके लिए गन्ना कहते हैं ऊख को कृषि से प्राप्त की जाती है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास की खेती की जाती है। चल हटाइए। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग।
खनिज आधारित उद्योग वैसे उद्योग को कहा जाता है जिसका कच्चा माल भूमि के अंदर यानी धरती के अंदर से खनिज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे देखो लोहा इस्पात उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग आदि। समझ गए। 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन है 4 पंचम क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। 4 को लिखना है आपको, पंचम क्रियाकलाप यानी 5वीं क्रियाकलाप। देखिए इसका आंसर। 4 पंचम क्रियाकलाप क्या है? सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन और सूचना का उत्पादन है। समझ गए। सबसे पहले क्या है? सूचना का संग्रहण 1 हुआ, उत्पादन 2 हुआ, प्रकीर्णन 3 हुआ और सूचना का उत्पादन, ये मिलाकर के 4 गो हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिए। स्वेज नहर किन 2 निकटवर्ती पत्तनों को जोड़ती है? इसको आसानी भाषा में याद रखिएगा। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? चलिए, तो 8वां क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में हो जाएगा। स्वेज नहर 2 निकटवर्ती पत्तनों, कौन? पोर्ट सईद एवं पोर्ट स्वेज को जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज को जोड़ती है। 9वां क्वेश्चन देखिए। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 9 में देखिए। विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे और जटिल होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के समझौते लंबे और जटिल होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है। विश्व व्यापार संगठन के समझौते क्या होते हैं? लंबे और जटिल होते हैं यानी कठिन होते हैं क्योंकि इनका पाठ कानूनी होता है और यह गतिविधियों की विस्तृत क्षेत्र को कवर करते हैं क्षेत्र को कवर करते हैं। लेकिन कई सरल मौलिक सिद्धांत भी इन सभी दस्तावेजों में होते हैं। ये सिद्धांत बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली की नींव है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य है। विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य, पहला है एक देश को अपने व्यापार यानी बिजनेस भागीदारों के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक देश को अपने व्यापार जो भी उनसे करता है उसके बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए और इसे अपने और विदेशी उत्पादों, सेवाओं और नागरिकों के बीच भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उसका जो उत्पाद होता है किसी देश का चाहे अपने देश का, वहाँ के नागरिकों के बीच भी इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे कोई कहता है ना, हम यही कंपनी के लिए भी यही देश के सामान खरीद भी यही देश के सामान, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या है? व्यापार को प्रोत्साहित करने के यानी व्यापार को बढ़ावा देने के सबसे स्पष्ट तरीकों में से एक है व्यापार बाधाओं को कम करना। व्यापार को प्रोत्साहित देने का सबसे स्पष्ट तरीका में से क्या है? व्यापार में जो बाधा आती है, कठिनाई आती है, उसको कम करना। इन बाधाओं में शामिल है, क्या शामिल है? सीमा शुल्क या टैरिफ और आयात प्रतिबंध या कोटा। एंटी डंपिंग शुल्क जो मात्रा को चुनिंदा तरीके से प्रतिबंधित करता है। व्यापार को बढ़ावा देने का सबसे स्पष्ट तरीका क्या है? उसमें जो रुकावट आती है, बाधा आती है, उसको कम करना और सीमा शुल्क कम लेना, यानी टैक्स। सीमा शुल्क यानी अथी, जैसे नेपाल से जेबी तो कुछ लेता हो, नेपाल से भारत में लगी था, ये सब सीमा शुल्क। और कथी? आयात प्रतिबंध या प्रतिबंध लगा दे कि ये सामान नहीं ला सकता, ये सामान नहीं ले जा सकता है, जैसे अपनी के बॉर्डर पर लगी सुन, तो इसी को कहते हैं। तो विश्व व्यापार, समझ गए? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए 10वां क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण अधिवासियों के किन्हीं 4 प्रतिरूपों का उल्लेख कीजिए। यानी गांव में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के उसका घर होता है, उसी के प्रतिरूप का उल्लेख करना है। 10वां क्वेश्चन देखिए, यही है 10वां क्वेश्चन। ग्रामीण अधिवासियों के 4 प्रतिरूप क्रमशः आयताकार प्रतिरूप, रैखिक प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप और गोलाकार प्रतिरूप है। गांवों के जो घर होते हैं किस आकार के होते हैं? गोलाकार होते हैं,
आयताकार होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं और आयताकार, रैखिक, त्रिभुजाकार और गोलाकार। जैसे पोखर के किनारे जो घर बसा होगा कैसा होगा, गोलाकार होगा, ओकरे वृत्ताकार कहे छे, समझ ले। तो सड़क के किनारे जो होगा हम लोग किस अथी प्रतिरूप में है, बेलनकार में। ये में हैबो न करे, लिख दी परीक्षा में। ई रैखिक लाइन से है ना, रोड के काते लाइन से घर रहे छे, आ कोना तोना में जो रहता उसे त्रिभुजाकार रहे छे, समझ गए। कैगो प्रतिरूप हुआ, आयताकार, आयताकार रहे छे ना, अथी रहता चौमुखी घर रहता, कहीं कहीं पूरा देखबे तो डिजाइन से बनल, चारों बगल से जगह रास्ता रहे, खेत जैसा, समझ गई। तो गांव में कैसा घर रहता है, किस प्रतिरूप का, आयताकार, रैखिक, त्रिभुजाकार और गोलाकार, समझ गए। बेलनाकार घर कहीं न रही छे। देख इधर बेलन जानी छे केकरा कहे छे, बेरी के जे आकार के रहे छे ओकरे बेलन कहे छे। जैसे चकला में एगो बेलना रहे छे से, चाहे ई जे देखी छे इहो बेलनाकार है। इंक के डिब्बा, कलम, लीड जो होता है सब क्या रहता है, बेलनाकार रहता है। 2 टकिया लीड सब बेलनाकार है। देखो इधर 11 का क्वेश्चन है, कायिक घनत्व क्या है। 11 का क्वेश्चन क्या है, कायिक घनत्व क्या है। देखिए इधर 11 का देखिए, कायिक घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। कायिक घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या को, यानी पूरे जनसंख्या को उस देश के निवल कृषि क्षेत्र से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। कायिक घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र, और कृषीय घनत्व होता है कुल कृषि जनसंख्या बटे निवल कृषि क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। जनसंख्या घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या को उस देश के कुल क्षेत्रफल से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। जनसंख्या घनत्व बराबर होता है कुल जनसंख्या बटे, ये बटा है, कुल क्षेत्र। जनसंख्या घनत्व किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व किसी देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं। जनसंख्या घनत्व से यह पता चलता है कि अगर किसी देश की आबादी को उसके कुल क्षेत्रफल से बराबर वितरित कर दिया जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी 2011 में जो लोगों की संख्या को गिना गया था उसके अनुसार भारत में प्रमुख व्यावसायिक संवर्ग क्या है, व्यवसाय करने वाला प्रमुख संवर्ग क्या है। देखिए 12 का आंसर, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल श्रमजीवी संख्या का लगभग 54.6% कृषक और कृषि मजदूर है। अतः कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है। भारत में सबसे ज्यादा लोग किनसे जुड़े हैं, कृषि से, यानी खेती से। इसका कारण यह है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। कृषि जो है, खेती जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। 13वां क्वेश्चन देखिए, निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। यानी निवल बोया गया क्षेत्र तथा सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। 13 का क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है उसे निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। वह भूमि यानी वह जमीन जिस पर फसल जो है काटी और उगाई जाती है, यानी उगाई और काटी जाती है, वह निवल देखिए गलत लिख दीजिए तो गलत पढ़ा जाए। देखो फिर से एक बार निवल कृषि के बारे में,
वह भूमि यानी वह जमीन जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती है वह निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसमें फसल उगाया गया है और काटा भी जाएगा, है ना, देख रहे हैं, तो इसको कहेंगे निवल बोया गया क्षेत्र। सभी प्रकार की परती भूमि, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, योग्य बंजर भूमि तथा निवल बोया गया क्षेत्र अर्थात कुल कृषि योग्य भूमि सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। यानी सभी प्रकार की जो परती जमीनें हैं, जो कृषि योग्य बेकार भूमि है, व्यर्थ भूमि है, जिस पर कृषि किया जा सकता था लेकिन नहीं किया, योग्य बंजर भूमि तथा निवल बोया गया क्षेत्र, ये चारों क्षेत्रों को मिला करके अर्थात कुल कृषि योग्य भूमि सकल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। 14 का क्वेश्चन हो गया कि 13 को? 13 हो गया। 14वां क्वेश्चन देखिए, भारत के 4 मध्यकालीन नगर के नाम लिखिए। भारत की जो मध्यकालीन नगर थे 4, उसका नाम लिखिए। 4 नहीं थे, बहुत थे, लेकिन उसमें से 4 का लिखना है। तो देखिए, तो भारत के 4 मध्यकालीन नगर कौन है? हम्पी, क्या है सबसे पहला? हम्पी, सूरत, आगरा और मसूलीपट्टनम। समझ गया? भारत के 4 मध्यकालीन नगर कौन कौन है? 4 को लिखना है बहुत ज्यादा। हम्पी, सूरत, सूरज नहीं, सूरत, आगरा जहां पर ताजमहल है, आगरा, और मसूलीपट्टनम है। समझ गए? 15वां क्वेश्चन देखिए, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। दिमाग डाइवर्ट कर देता है गाना बजा। भारत के 4, देखो इधर, देखो इधर, कोई बात नहीं है, ना तू बात कुछ न रहा, तू देखा ना, देखा आप बात कुछ नहीं है सर जी, हम जाने मेहती देखावे छी। ये तो हमरे आईडी है, हमरा आईडी में मलता कहाँ लगा ले लिए? सर जी या सोनिया ना भी लगेले जा रे, ये कहलू ना बात कुछ न होते। हां सर जी हम लगा दिए, कोई बात नहीं है भैया लगाए, हमरा आईडी पर लगा। सरस्वती पूजा के फोटो डालो, हम जाए छी बिहान पर सुने लबै। मूर्ति बड़का मन जाए छी 1 तारीख के लिए आवे। अच्छा मूर्ति है, 2 साल गजब से। 14 के पढ़ाई देखो 14 का पढ़ा दे तो ध्यान कहाँ हो। तो देखो 15 क्या है? भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के जो 4 लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है, लोहा के लिए कच्चा माल उत्पादन करने वाला राज्य है, उसका नाम लिखना है। तो देखो 15 का, 15 का है ना, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। माउस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना, हाथ से ही टैब पर काम कर रहे थे, थोड़ा भागते हैं इधर, भाग जाता है इधर ना, दूसरों को हंस रहे थे, मारे तीर चला भी सीधा, तीर चला के उधर, समझ लेगी ना, तो तीर इधर उधर भाग जाता है। माउस चलो देखो समझ गया। भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। गड़बड़ा दे। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जेना याद रहता है। देखिए देख इधर 16 के देखो, रात में परीक्षा से 1 दिन पहले देखिए सब है। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम लिखना है, समझे कि नहीं? तो 16 का देख लेते हैं, नाभिकीय ऊर्जा केंद्र। भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम निम्नलिखित है। पहला है तारापुर, कलपक्कम,
अरे तमिलनाडु के नाम सब इसने रहे छै रावट भाटा नरौरा। समझ गए? भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? सब निम्नलिखित है। तारापुर, कलपक्कम, रावट भाटा, नरौरा। परीक्षा में बस याद रहना चाहिए, समझे? कोई बात नहीं है। 17 का क्वेश्चन देखिए, परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताए। यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो माध्यम होते हैं उसी को कहते हैं परिवहन। तो परिवहन के 3 गो प्रमुख प्रकार बताना है। तो देखो परिवहन का 3 गो प्रमुख प्रकार। परिवहन के 3 गो प्रमुख कार्य है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 3 प्रकार का प्रमुख परिवहन क्या है? परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार है। स्थल परिवहन यानी जो जमीन से जाया जाता है धरती पर से। दूसरा है जल परिवहन यानी जो पानी के रास्ते से जाया जाता है यानी समुद्री मार्ग। और तीसरा है वायु परिवहन यानी आसमान में उड़ करके कहीं आया जाया जाता है ना, उसी को कहते हैं वायु परिवहन। तो परिवहन के 3 गो प्रमुख प्रकार समझ गए, जैसे बस, ट्रक, जीप, टेम्पुल और कभी ई रिक्शा, साइकिल, ये सब परिवहन का स्थल परिवहन है। और समुद्री में जहाज सब जो रहता है बड़का बड़का, तो ये जल परिवहन है। आई पोखरी में जो नाव में यही बगल से बगल जाए छै वो जल परिवहन है, सब जल परिवहन। और जो आसमान में उड़ करके जाता है उसको कहते हैं हेलीकॉप्टर। सब क्या है? वायु परिवहन। समझ गए परिवहन का 3 गो प्रकार। हम मंत्री बनबू ना, मंत्री सब तो हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे जाएंगे। तो नाम मत बोलो किसी का, समझदारी है ना एक राही। तो देखो इधर तोरा देखो फूल बरसावा वाह 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 जाई हेलीकॉप्टर, वे सर जी बैठ के जाई वो आसमान में देखो वो देख इधर। तो परिवहन के 3 गो प्रकार समझ गए ना, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके अलावा और कोई परिवहन नहीं ना होता है? नहीं। चलो 18वां क्वेश्चन देखिए, भारत की किन्हीं 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। भारत के कोनो 4 गो शरीफ फसल के नाम लिखे के हैं। शरीफ जाने छी ना केकरा कहे छी? केकरा कहे? चुप मारो सीधा। शरीफ कहे छी जे सीधा साधा आदमी नहीं, केकरा कहे छी? जान से पढ़ली हो तो वो शरीफ बोली छे। खरीफ चल। तो भारत के किन्हीं 4 खरीफ फसल का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना है? 4 गो खरीफ फसल का नाम लिखना है। तो देखो 18 का, जो गर्मी के महीने में बोया जाता है कहते हैं, जो उगाया जाता है उसको कहते हैं खरीफ फसल। गर्मी के महीने में ना, हाँ। देख मतलब बरसात के मौसम में समझ हुए, गर्मी में जो राई छै। तो देखो भारत के 4 गो खरीफ फसल है। चावल, धान, गड़बड़ सरबड़ हम पढ़े छी ना, ई लाइन धैले कहीं कहीं गड़बड़ा। भारत के प्रमुख खरीफ फसल कौन है? 4 गो देख, धान कथी है? ई जरा में बोल जाए छी ना, जी जी ध्यान कर रही छो। तो जो बरसात में गर्मी में जो उपजी छे ओकरा कहे छी खरीफ फसल। तो धान, मक्का जानता है ना, उल्टा कर दिए परीक्षा में। मक्का चावल कहे छी? चावल मत करो, चावल दिया है न समझने वालों के लिए, न जानी छी जे आदमी न जानी छी धान केकरा कहे छै ओकरा ले चावल। चलो तीसरा है ज्वार। तीसरा है ज्वार, समझ ले। पहले ज्वार के रोटी आदमी खाई था, और फटो कोई बात नहीं है। और उसके बाद है बाजरा। ठीक है, 4 गो खरीफ फसल लिख देगा ना, 4 गो खरीफ फसल लिख देगा, धान, मक्का, ज्वार और बाजरा। परीक्षा के लिए नाम याद रखो ना, बस हो गया, बात खत्म। और जो जारा में बोल जाए ओकरा कहे छी रबी फसल, जैसे आलू, सरसों, राई, गेहूं, मटर, केरैया, रहरी छोड़ो, रहरी का बात हम नहीं लेंगे, रहरी बहुत समय तक रहता है। तो रहरी, अरहर उसको कहा जाता है। तो समझ गए, जो जारा में जो बोया जाता है, उगाया जाता है, उसको कहते हैं रबी। और जारा में जो नहीं उगाया जाता उसको कहते हैं खरीफ। समझ गए? खरीफ फसल। खरीफ फसल को तो अब याद हो गयो। चलो देखो 19 के, हाँ बिहान याद रहता तब ना देखो।
देख इधर, भारत के पश्चिमी तट पर, देखिए में उल्टा पुल्टा हो जाए छै ना, बुझा तू खरीफ कौन है रबी कौन है याद तो रही है, लेकिन मेन चीज ध्यान रही। तो रबी कहता है जाड़ा में बोल जाए के, और जो जाड़ा में नहीं बोला जाता उसको कहते हैं खरीफ। तो पकड़ा जाए तो सब फसल। भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पतनों के नाम लिखिए। 4 गो पतन के नाम लिखिए जो भारत के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, यानी समुद्र वाला पश्चिम से समुद्र जो पड़े ना उधर से बोला गई। चलो देखो, भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित 4 पतन का नाम निम्नलिखित है, देखिए समझे। सबसे पहला है कांडला पोर्ट, कांडला पोर्ट। दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जहां पर जहाज आके रुकता है। तीसरा है बड़का बड़का जहाज आके रुकी व्यवसायी नगर वाला, मुंबई पोर्ट। और चौथा है मोरमुगाओ पोर्ट, बुलाएगा ना। भारत के पश्चिमी तट पर 4 गो पतन कौन कौन है? कांडला पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट। मोरमुगाओ बोली तो चुप, मोरमुगाओ पोर्ट। चले 20वां क्वेश्चन देखो, मुक्त आकाश नीति क्या है? मुक्त आकाश नीति क्या है, यानी फ्री आकाश नीति क्या है? नीति क्या है? देखो इधर 20वां क्वेश्चन है, मुक्त आकाश नीति एक अंतरराष्ट्रीय नीतिगत अवधारणा है जो अंतरराष्ट्रीय विमानन, यानी विमान कह अथी के हेलीकॉप्टर सबके विमानन उद्योग से जुड़े कायदे कानूनों में ढील देते हैं। मुक्त आकाश नीति एक अंतरराष्ट्रीय यानी पूरा दुनिया के लिए इंटरनेशनल नीतिगत अवधारणा है, यानी कंसेप्ट है जो अंतरराष्ट्रीय विमानन उद्योग से जुड़े कायदों कानूनों में ढील देते हैं। ढीला यानी ढीला, एगो कड़ा कानून, एगो ढीला कानून से ढील। इसके तहत मुरी में कहना, इसके तहत विदेशी विमानन कंपनियों को सर्दी के पीक सीजन में अतिरिक्त उड़ानों या अधिक क्षमता विमानों के परिचालन की अनुमति दी जाती है ताकि यात्रियों की मांग को पूरा किया जा सके। तो इस प्रकार से आप 20 क्वेश्चन देख लिए, लेकिन परीक्षा में क्या होके बनाना है? 10 को के याद रखेंगे सभी को। और दीर्घ उत्तरीय में बता दिए 6 गो रहेगा दीर्घ उत्तरीय, इसमें से किसी 3 प्रश्न का उत्तर फेंकना है। फेंकना है कि देना है? देना है। चलो देखो 21वां क्वेश्चन देखो, एक फेंक दी जिस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ाई को फेंक दिया है, क्या वैल्यू क्या आप इसका वैल्यू कीजिएगा? क्या फेंक दिए सर जी? देखिए ना, हमारे पर पिताजी कपार उपार ना फोड़ दिए हमर वैसा नो हमरा कपार टूटल ना, कपार ना फूटल ना, तोनी सबसे डरो लगी छी ना बाबू, कोई भरोसा ना हो। नाक में आदमी, नाक से आदमी सांस उस ले छै, ये सब नाके पर भूसा रखले रही। देख इधर, ए देख ना, ए देखो इधर। हाँ तो देखिए, बोली कम से कम सही बोलो, आप इंटर में क्या बोलते हैं? क्या बोले आप? बोली कम से कम सही बोलिए, पूरा सही शब्द बोलिए। चलिए देखिए, ये सब तो नहीं कि मुँह पर ये सब शब्द मुंह पर अच्छा शब्द रखिए। अच्छा बोली बोलता है ना तो लोगों को, सुनने वाले को अच्छा लगता है। क्या बोलता है? चुप हो, भगवान मुंह दिया है अच्छा बोली बोलने के लिए। चलो देखो इधर, रोपण कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी रोपण कृषि के विशेषता लिखेंगे हो। चलिए देखिए 21वां क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में आ गए हैं, समझे? दीर्घ उत्तरीय आंसर थोड़ा बड़ा में लिखना रहता है। 5 नंबर और अरिया से सीतामढ़ी तक लिख दिए के बाद। हाँ देखो इधर, देख इधर, रोपण कृषि 2 शताब्दी पुरानी कृषि पद्धति है। रोपण कृषि कितनी शताब्दी पुरानी कृषि पद्धति है? 2 शताब्दी, यानी 200 वर्ष पहले के कृषि पद्धति है।
इसका प्रादुर्भाव यानी इसका उद्भव ब्रिटिश जनजातियों के साथ हुआ। इसका उद्भव ब्रिटिश जनजातियों के साथ हुआ। इस कृषि पद्धति के विकास में यूरोप तथा अमेरिका पूंजी निवेश करता था। इस कृषि पद्धति के विकास में यूरोप तथा अमेरिका पूंजी निवेश करता था। इसमें क्या क्या उगाया जाता था? चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबड़, कोको आदि मुख्य फसलें हैं। रोपण कृषि में कौन कौन मुख्य फसल है? चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबड़, कोको आदि मुख्य फसल है। तोरा उल्टा चले के आदत तो एगो केकरा देखा है? केकरा कोकरा को कहा जाता है। कोकरा एगो कार खरीद ले, कथी गाड़ी, आ दोस्त के सब दोनों बगल से बोला के ओकरा पार्टी करे लागी बोलल की, समझ रही की ना? आय पार्टी करे लागी बोलल की ना, तो कोकरा केना चल छी मालूम हो ना? ए ये ना ये बा हो ना, तो ये ना चलतो ना, तो ये ना चलतो, कुछो नहीं होता है। वो शारीरिक क्रिया है, कुछ नहीं है। दया बया फरफराने से कोई घाटा फायदा नहीं है, वो शारीरिक क्रिया है, समझे? तो कोकरा के बारे में जानते हैं ना? जैसे अपनी सब गाड़ी खरीदी तो आगे ना चल भी, आगे ना आई कोकरा के दोनों बगल, गाड़ी के दोनों बगल से दोनों पार्टनर रहले, सब दोस्तवा सब रहले, मनावे लागी खुशी। आई कोकरा गाड़ी चलल की ना, तो इधर इधर गेले दोनों सब पार्टनर के पीछे हाँ कोकरा के गाड़ियों कोकरे जैसे अपनी सब गाड़ी में जाइबी, तो बगल में आदमी से रही देखे लाई कोकरा गाड़ी खरीदी छी तो ओकर हैंडल इधर इधर आवे जाए वाला रही। किधर कोकरा दोसर हिसाब से चले। चलो देखो इधर, रोपण कृषि से हम लोग कहाँ कोकरा कृषि में चले गए। देखो इधर रोपण कृषि, रोप पकड़ के लाएंगे ना तो गिनेंगे हम। देखो इधर सीतामढ़ी जाइए ना तो मच्छर में रवे करता, पकड़ के मारी है, अब मार के तब पैर गिनिए कहे गो, दांत गिनिए कहे गो। मच्छर के कितना दांत हो मालूम हो? मच्छर के 47 गो दांत हो, 47 गो दांत हो मच्छर के के ना, ओमे अपनी के तो एक गो दांत देखत हो, 47 गो दांत रही छै, 32 गो अपनी के रही छै। अपनी के देखी ओकर इतना गो तो पतला अथी रहे छै मुंह दांत, आ ओइ में सिरिंज जैसा लागल छै, घूक के ना खून में सुइया दै छौ, सिरिंज पतला रहे छै लोहा के, आ ओकरा में देखी कितना पतला है, तइयो में सिरिंज है। तो बंद करो। क्या तुम अल्कोहल का इस्तेमाल करती हो? अल्कोहल, इसमें अल्कोहल आता है। अल्कोहल को हिंदी में दारू कहा जाता है, समझे? तू का बोली छी? नाक खराबी हो, नाक सही करो। लड़की सबके, स्त्री सबके बहुत चीज से एलर्जी रही है, तो हमनी सबके कहाँ मक्खी मार्कर है? देखो तो ले 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 ललको वाला तो ये का तोरा नाक में अति रहे छै, देख 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 कहाँ है? यही से तो और ना, ये में तो और ना, ये हमें में एक कलर करे जाओ तुम। ये सब तो जब एलर्जी है तो करा, देखो एलर्जी अगर रहती तो एकरो रहती ना, एकरा तो मजा आवे लिखे में। देखो रुझान जानता है एटीट्यूड, हाँ देख लिए, तो रुझान जानता है एटीट्यूड। तू हमरा पढ़ाई के लिए एटीट्यूड करे। तो देख जो चीज अच्छा लगता है ना इंसान को वो नहीं मांगता है, जैसे मांस मछली जो खाता है अच्छा लगता है। चलो देखो इधर, इसमें आ जाओ। रोपण कृषि की विशेषताओं को लिखना है ना, तो रोपण कृषि की विशेषता लिख रहे हैं, देख लीजिए। देखो ना इधर सरिया के देखेंगे 5 नंबर के ही। रोपण कृषि 2 शताब्दी पुरानी कृषि पद्धति है, यानी रोपण कृषि 200 वर्ष पहले शुरू हुई। इसका प्रादुर्भाव ब्रिटिश जनजातियों के साथ हुआ। इस कृषि पद्धति के विकास में यूरोप तथा अमेरिका पूंजी निवेश करता था। इसमें चाय, कहवा, नारियल, केला, मसाले, रबड़, कोको आदि मुख्य फसलें हैं। रोपण कृषि एक व्यावसायिक कृषि पद्धति है। रोपण कृषि एक व्यावसायिक यानी बिजनेस व्यापार वाला कृषि पद्धति है।
जिसमें मानवीय श्रम की प्रधानता होती है, जिसमें मानव के जो मेहनत होई छे ओकर प्रधानता रहे छे। रोपण में क्या होता है, इंसान रोपता है वो बचता है, इसमें मानव के जो श्रम रहे छे, मेहनत रहे छे, एकर वैल्यू रहे छे। और जो रोपण कृषि नहीं है वो देखता होगा अपने आप उग जाए, जैसे दुभी देख ले, भगवान बहुत चीज ऐसा नहीं जेकरा खुदे उगा ले छे, जाने छे बहुत चीज है। ए अच्छा फसल के नाम बोल ना। गाछी वृक्ष जंगल में इतना बड़ा बड़ा आता है, फल सब कौन उगावे छे, भगवान अपने उगा ले छे। और किसी चीज को हम लोग रोप करके उगाते हैं। तो रोपण कृषि में किसके मेहनत की वैल्यू रहती है, मानवीय मेहनत, यानी मानवीय श्रम की प्रधानता होती है। इसमें मशीनों का प्रयोग भी होता है, इसमें मशीनों का प्रयोग भी होता है। समशीतोष्ण देशों से ही प्रशासनिक एवं कुशल तकनीकी, श्रमिक कृषि उपकरण, खाद, दवाइयाँ, श्रमिकों को भोजन, वस्त्र, परिवहन सामग्री, औद्योगिक मशीनें मंगाई जाती है। समशीतोष्ण देशों से ही क्या मंगाया जाता है, प्रशासनिक एवं कुशल तकनीकी, श्रमिक कृषि उपकरण, खाद, दवाइयाँ, श्रमिकों के भोजन, वस्त्र, परिवहन सामग्री, औद्योगिक मशीनें मंगाई जाती है। श्रमिक भी स्थानीय होते हैं, श्रमिक भी क्या होते हैं, स्थानीय, यानी वहीं के लोकल आदमी हो। पौधा रोपण कृषि के अधिकांश क्षेत्र समतलीय होते हैं। पौधा जो रोपा जाता है उस कृषि के अधिकांश क्षेत्र समतलीय होते हैं। ऐसे क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरे मिलते हैं, ऐसे क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बिखरे मिलते हैं। विश्व में यानी दुनिया में रोपण कृषि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलती है। इस पद्धति में रबड़, चाय, गन्ना, कहवा, नारियल, मसाले, मिर्च मसाला सब जो ना, मरीच वरीच सब, कोको, केला आदि प्रमुख फसलें हैं। तो रोपण कृषि की विशेषता समझ गए। तो ये का ध्यान देवे कहो कि ना तो चल जाओ घर। देख इधर, तो तू संभाले तोर बच्चा हो तो हम बच्चा 22 के देख, 22 के जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप किसी दूसरे को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन खुद को बदल सकते हैं। इसलिए दुनिया को बदलने की बजाय अपने आप को बदलना चाहिए, बेहतर रहेगा। नहीं तो दुनिया तो कभी नहीं बदलेगा, दुनिया जैसा है वैसा ही रहेगा, वो जैसा है वैसा ही रहने दो, खुद बदल जाओ, बात खत्म। नहीं तो हमेशा दुख मिलता रहेगा, जिंदगी बर्बाद होता रहेगा, समय बर्बाद होता रहेगा, फिर दोबारा जन्म मिलेगा आदमी के धरती पर, क्यों इसको बर्बाद करें। देखिए इधर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। देखिए 22 का आंसर, जनांकीय तू कथी खाए के ना, तोरा ध्यान दे, सब ध्यान तो दे ले, थोड़ा शरीर पर, खान पान पर, रहन सहन पर ध्यान दो। इंसान हो तो इंसान की तरह रहना सीखना चाहिए, है कि नहीं। भगवान तोरा देखी नहीं, हर चीज के गलत तरीका ले। कल भी तो कितना भी आयल हुई जी, इसको क्या कहते हैं, डकार। तो जब कुछ अल्टर सल्टर खाते हैं ना तभी डकार आता है, नहीं तो नहीं आता। हमरा कभी उल्टी चुप नहीं हुआ। फेरे में उल्टी पलटी आ, रुक बाद में बात करी, पढ़ावे दे तब ना, तो फिर ना वो भटक जाएगा रास्ता। देख इधर ध्यान दो, अगर ठीक है आ गया इसमें तो इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इंसान को अच्छा लगता है। नहीं तो कहीं 10 आदमी के बीच में देख इधर मेहनत ना करे छे तब गैस बनबो कर, तो पैदल चलना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है कि नहीं। तो घर तनका देर के लिए तो साइकिल से अभी तो वो देख इधर, एकरा कथी कहै छी, अंगराई कथी कहै छी, हम भुलाइयो गेलियै। अंगराई कहै छी, एकरा इंग्लिश में कहै छी स्ट्रेचिंग, तो यानी शरीर को तानना। तेरा इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कंप्यूटर क्लास में सब सिखाया जाता है, कंप्यूटर क्लास में
सॉफ्ट स्किल जो होता है उसमें ये सब सिखाया जाता है, नहीं सीखे? कुछ नहीं सिखाए। हाँ तो खाली माउस के तीर भाग जाते रहो तो हमको तो क्या कहे। देखिए इधर, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से किसी क्षेत्र में भविष्य में जनसंख्या के बारे में ज्ञात हो सकता है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से किसी क्षेत्र में भविष्य में यानी आने वाले समय में जनसंख्या के बारे में ज्ञात हो सकता है। सिद्धांत बताता है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या में परिवर्तन समय के अनुसार ग्रामीण कृषि और निरक्षर जनसंख्या के नगरीय औद्योगिक समाज की ओर हो रहा है, जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर परिवर्तन निम्न अवस्थाओं में होता है। इसे जनांकीय चक्र भी कहते हैं। ये अवस्थाएं 3 है, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तीसरी अवस्था। प्रथम अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट स्टेज, उसी को लिखा है। प्रथम अवस्था में देखिए, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर यानी व्यक्ति का ज्यादा जन्म लेना और उच्च मृत्यु दर होती है। प्रथम अवस्था में बहुत ज्यादा जन्म भी लेता है और बहुत ज्यादा मरता भी है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। प्रथम अवस्था में जनसंख्या में जो वृद्धि है क्या होता है, धीमी होता है और लोग अधिकतर प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। और ज्यादातर लोग किस व्यवसाय में, प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं यानी खेती बाड़ी समय। जीवन प्रत्याशा कम, यानी शुरू में जो जीवन की आयु जो होती है कम होती है। जनसंख्या में निरक्षरता अधिक और तकनीकी स्तर कम होता है। प्रथम अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, निरक्षर होंगे और तकनीकी स्तर कम होता है। 4200 वर्ष पहले विश्व इसी अवस्था में था। अभी से 4200 वर्ष पहले विश्व किस अवस्था में था, इसी अवस्था में। किस अवस्था में, उच्च जन्म यानी बहुत ज्यादा जन्म होता था इंसान का और बहुत ज्यादा मरता भी था। अब तो ऑपरेशन हो गया है, 2 गो पर खत्म, 3 गो। और पहले तो है खाओ पियो लाइन। हम अच्छा बात सोच के बोले चाहे छी तो कहीं कोर पर खड़ा रही तो केल दी। पहले ऐसा नहीं रही, आदमी जंगल में कथी करती, विद्यालय खोलती है कि हॉस्पिटल बनी थी है? तो प्रथम अवस्था में अभी से 4200 वर्ष पहले, यानी 4200 वर्ष पहले सोच ले। तो प्रथम 4200 वर्ष पहले के बाद अभी कह पहले 4200 वर्ष पहले उच्च जन्म दर था, यानी बहुत बच्चे का जन्म होता था और बहुत मर भी जाता था। क्यों? क्योंकि फैसिलिटी नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, देख रेख करने वाला नहीं था। तो कुत्ता के बच्चा सबके ना हो, कुत्ता सुगर सबके तेना पहले होइत रहले या वैसाने जंगल में रहते रहे। तो जंगल ई जाए ना ओना समझ में नहीं करे। चल दूसरा देख। 4200 वर्ष पहले के समय में चल गए हमने सब धोखा से जाते रहते घींच ले गया। ये हाथी के लाइन कथी के लगे, मटिया तेल लेवे वाला के लाइन और राशन पानी न बोरा में लावे जाए छे। 42 वर्ष पहले बोरा चटी न रहल होती, कंप्यूटर कपड़ा तपड़ा भी बहुत न रहल होती। पत्ता पेन के खजूर तोड़े जाए होते। हाँ तो पत्ता पहनते रहले आदमी पहल का, केरा के पत्ता पहनते रहे ना वो तो खतरनाक है, वो फाट जाए तनके देर पर। वो सबसे कमजोर पहल का कपड़ा कह देते ये कपड़ा एकर न ठीक हो, केला के पत्ता के कपड़ा न ठीक हो जल्दी आ जाए। वो कह देती अथी के पत्ता लावा, कथी शीशो के ढाला लावा। बोझ के पत्ता तनका का कामयाब होता है। पहले देखो आदमी जो है ना शिकारी था, जंगल में शिकार करता था। ये बोल के हंसी, हिरन उरन जानी, हिरन के मार देते रहे, ओकरे चमड़ा के कपड़ा बना के पहन लेते रहे, हिरन के छाला वाला। देखी तो कोनो गॉडो में देखाई छौ हिरन के छाला वाला पहन ले ना। अब पहलका आदमी जानवर के चमड़ा भी पहनित रहले, समझ ले। जैसे अपनी सब कोनो बकरी के मार दिल, क्या बकरी के कपड़ा बना के पहन ली, तो अपनी सबके देह में केस रस उजर का
ना हाँ ई बने हमर उजरका कपड़ा लावाता उजरका बकरी के चमड़ा निकालती हो, करियकवा बकरी के करियका कपड़ा लावाता करियकवा बकरी के चमड़ा निकालती हो, हिरन के हमरा चीतिर बितिर लावाते हिरन के कपड़ा देती हो। तो ऐसा नहीं करता था, तुम लोग हंस रहे, शुरू में ऐसा ही था, बाद में कपड़ा का विकास हुआ। चलो देखो दूसरा कहाँ है रे हमर माउस या द्वितीय आदत पड़ गई माउस के, तो माउस खोजिए, माउस तो रख देती घर में आई। देख इधर ना ना माउस घर में रख देती। देखो दूसरा अवस्था क्या है, इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है, मृत्यु दर में भी कमी आ जाती है, इसी कारण संख्या वृद्धि भी कम होने लगती है। कथी कहे छी जइबो ना उतरिया वाला कहे छी उतरोड़ी ए कहे छी उतरोड़ी ना जा लागी बाबा कथी ओनी मलिनिया करे छै कथी ओनी ना हम जाबै कथी है कुछ न मुंदर बाहर पर जाओ फेरू भोला बाबा तर ए फिर जाए गोदी भोला बाबा तर देख इधर जब अति सावन में जब देखो इधर द्वितीय अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में शुरू में यानी प्रारंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है, यानी द्वितीय अवस्था में बच्चे का जन्म कम होने लगता है और आदमी मरने भी कम लगता है। ठीक है, तो इस कारण जनसंख्या वृद्धि भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। समझे कि नहीं। तीसरा देखिए, तीसरी अवस्था में क्या है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तीसरी अवस्था में जन्मो बहुत कम ले छै आ मरबो बहुत कम करे छै। ठीक है, लगभग क्या आ जाती है, समानता आ जाती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत कम वृद्धि होती है, और इस अवस्था में जनसंख्या क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, यानी ज्यादा न बढ़ता है और न ज्यादा घटता है। तो इसमें क्या आ जाती है, समानता आ जाती है। तो प्रथम अवस्था दूसरी अवस्था इसे समझ गए। चलिए इसीलिए न कहते हैं, बोलते हैं तो थोड़ा सोच के बोलिए। मुंह क्या है, फटाक देवर कुछ निकाल देता है। आप ही तो बोले, हम नहीं बोले, हम सोचित रही अच्छा बोली बोले तो तू कैसे लाइन लगेले रही छै। फिर तो कला रिपीट कर, पहले यही था ही, कमाना खाना लाइन लगल बात तो इसका क्वेश्चन देखिए, तो इसका क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में यानी इंटरनेशनल बिजनेस में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना कीजिए। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व की विवेचना कीजिए। देखिए इसको, तो इसमें क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सर्वाधिक प्रचलित एवं व्यस्त जलमार्ग उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग है, यानी जल वाला रास्ता, पानी वाला रास्ता। यह मार्ग भूमध्य सागर और पश्चिमी यूरोप के सागरों से होते हुए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तक फैला है। यह मार्ग भूमध्य सागर और पश्चिमी यूरोप के सागरों से होते हुए उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तक फैला है। यह मार्ग अमेरिका एवं कनाडा के उपजाऊ तथा पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक देशों को जोड़ने का काम करती है। यह मार्ग अमेरिका एवं कनाडा के उपजाऊ तथा पश्चिमी यूरोपीय औद्योगिक देशों को जोड़ने का काम करती है। करता है ये घासर फसर है ना वाटर मार्क लगा दे रही तो अक्सर उतना ध्यान से नहीं। प्राकृतिक दृष्टि से यह जलमार्ग बहुत ही उपयुक्त एवं सुरक्षित है। प्राकृतिक दृष्टि से यह मार्ग क्या है, बहुत ही उपयुक्त एवं सुरक्षित है। सही अर्थों में इस जलमार्ग के दोनों ओर कई बड़े एवं विख्यात बंदरगाह विकसित हैं। इन बंदरगाहों की पृष्ठभूमि में उपजाऊ मैदान, विशाल औद्योगिक पृष्ठभूमि में सड़कों एवं रेल मार्गों का जाल होने से वस्तुओं के अतिरिक्त उत्पाद का व्यापार अधिक होता है।
संपूर्ण विश्व के मालवाहक जहाजों द्वारा ढोए जाने वाले माल का 25% इसी मार्ग द्वारा ढोया जाता है तथा सभी जलमार्गों पर चलने वाले यात्री का 50% इसी जलमार्ग पर यात्रा करते हैं। इस जलमार्ग की विशेषता है कि इनमें पूरब की ओर जाने वाले माल का आयतन पश्चिम की ओर जाने वाले माल के आयतन के करीब 5 गुना अधिक होता है। इस प्रकार से आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार में उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के महत्व को समझ गए। 24वां क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि की समस्याओं की विवेचना कीजिए। भारत में खेती करने में कौन कौन कठिनाई हुई सी, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या परेशानियां आती है, उसी का क्या करना है, विवेचना करना है। 24 का क्वेश्चन देखिए, यद्यपि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है? कृषि प्रधान, यानी मुख्य रूप से यहाँ कृषि होता है, खेती बाड़ी होता है, परंतु फिर भी यहाँ कृषि की दशा संतोषजनक नहीं कही जा सकती है। भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी यहाँ जो खेती की स्थिति है वो सही नहीं कही जा सकती है। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित है। भारत में खेती बाड़ी की प्रमुख समस्या, मेन दिक्कत निम्नलिखित है। ठीक है, कृषि योग्य भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता भार, यानी कृषि के लिए जो जमीन है, भूमि है, उस पर अब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है। कौन चीज के? जनसंख्या के। कहला कि भारत में बहुत ज्यादा आदमी हो गए। तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि का औसत उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। सन 1991 में कृषि योग्य भूमि का प्रति व्यक्ति औसत 0.75 हेक्टेयर था, जो क्रमशः हेक्टेयर था, दो बार एक लिख देले हो, जो क्रमशः घटकर 1961 में 0.30, 1971 में, 1951 में कृषि यानी खेती के योग्य भूमि कितना रही प्रति व्यक्ति? 0.75 हेक्टेयर। जे लगातार अब घट के कितना हो गई? 1961 में हो गई 0.30, 1971 में हो गई 0.29, 1991 में मात्र 0.28 हेक्टेयर ही रह गया, और 2001 में यह पुनः घटकर 0.19 हेक्टेयर रह गया, और वर्तमान में यह 0.08 हेक्टेयर रह गया है। सन 1991 में कितना था? 0.75 हेक्टेयर एगो व्यक्ति पर, अभी घट के हो गई 0.08, बहुत घट गई। समझ गए? अतः आवश्यक है कि कृषि भूमि से जनसंख्या का भार कम कर दिया जाए। इसलिए जरूरी है कि कृषि की जो भूमि है उसमें जनसंख्या का भार क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। दूसरा क्या है? भूमि का असंतुलित वितरण, यानी भूमि सही से बटा हुआ नहीं है। देश में खेतीहर भूमि का विवरण भी काफी असमान है। यहाँ देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 20%, वहाँ के मात्र 1% धनी किसानों के पास, 50% भूमि तुलनात्मक रूप से कम धनी किसानों के पास, तथा शेष 30% भूमि 79% साधारण एवं निर्धन किसानों के पास है। ठीक, भारत में जो खेती के लिए भूमि है उसका वितरण क्या है? बंटवारा काफी असमान है। यहाँ देश की कुल आबादी है ना, यहाँ देश की कुल कृषि भूमि का लगभग 20% केकरा हाथ में है? 20% यहाँ जो है, यहाँ के मात्र 1% धनी आदमी के पास, 1% धनी के आदमी के पास 20% भूमि है, और बाकी जो बच गए 50% में से जो बचल भूमि है वो जो कम धनी किसानी ओकरा पास है, और शेष 30%, 79% जो कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, ओकरा पास है। समझ ले? खेत का छोटा आकार, यहाँ का खेत कैसन है? छोटा छोटा है, और भी अब छोटा छोटा हो रहा है। भारत में खेतों का आकार बहुत छोटा पाया जाता है, अतः नए कृषि उपकरणों तथा नवीन कृषि विधियों को अपनाने में कठिनाई होती है। भारत के जो खेती है बहुत छोट छोट हो खेत, नैका मशीन के प्रयोग करे में और नैका विधि अपनावे में काफी कठिनाई होती है। भारत में एक खेत औसत रूप से लगभग 6 हेक्टेयर का होता है, जबकि ब्रिटेन में यह 26 हेक्टेयर
संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 60 हेक्टेयर तथा अर्जेंटीना में 270 हेक्टेयर का होता है। देश के लगभग 3/4 खेतों का आकार तो 2 या 2 हेक्टेयर से भी कम है। चौथा है कृषि की न्यून उत्पादकता यानी कमी उपजना। भारतीय कृषि की उत्पादकता फसलों के प्रति हेक्टेयर उत्पादन तथा प्रति श्रमिक उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से बहुत कम है। उदाहरण के लिए भारत में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन केवल 2.67 किलोग्राम है 2005 से 6 में रली। इसी प्रकार यहाँ चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन मात्र 2.067 किलोग्राम है। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत के पैसा वाला विकास में, आर्थिक विकास में, अर्थ माने हो जी पैसा, सड़क की क्या भूमिका है उसकी विवेचना करना है। 25वां क्वेश्चन देखिए, भारत के आर्थिक विकास में सड़कों का बड़ा योगदान है। भारत के आर्थिक विकास में सड़क का क्या है? बहुत योगदान है। लगभग 85% यात्री तथा 70% माल सड़कों द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। लगभग 85% जो यात्री है और 70% जो सामान है सड़क के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। सड़क परिवहन का ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्थानों को जोड़ने में बहुत महत्व है। सड़क परिवहन का जो है ना ग्रामीण क्षेत्र में यानी गांव के क्षेत्र में छोटे स्थानों को जोड़ने में बहुत महत्व है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया है। गांव बड़े नगरों से जुड़ गए हैं। सड़कों के प्रबंधन के अनुसार उनको राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग में प्रमुख रूप से विभाजित किया गया है। देखो जो आप जाइएगा सीतामढ़ी रोड से 4 लाइन जिसको आप कहते हैं, 4 लेन अभी नहीं है, वो लाइन नहीं होता है, लेन होता है। 4 लेन तो अभी है ना, अभी 2 लेन है, 2 लेन नहीं अभी, एक बॉल से जाए एक बॉल से अभी, लेकिन 4 लेन होगा कोई आदमी। तो इसको कहते हैं नेशनल हाईवे। क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये जो है गांव सब की जो सड़क देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टेट हाईवे। कौन हाईवे? स्टेट हाईवे। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य मार्ग है। वो राष्ट्र का मार्ग है, राज्य। हटाओ इसको, खरो उसमें ओकरा इंग्लिश में कहते नेशनल, एकरा कहते स्टेट। कुल परिवहन के क्षेत्र में नहीं, सड़क परिवहन का ग्रामीण क्षेत्र में छोटे स्थानों को जोड़ने में बहुत महत्व है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार आ गया है। गांव बड़े नगरों से जुड़ गए हैं। सड़कों के प्रबंधन के अनुसार उनको राष्ट्रीय महामार्ग तथा राज्य महामार्ग में प्रमुख रूप से विभाजित किया है। अभी आप लोग जिस रास्ते से आए कौन महामार्ग है? राज्य महामार्ग है। कौन महामार्ग है? और सोनबरसा जाता है, सीतामढ़ी जाता है, सभी राष्ट्रीय महामार्ग। कुल परिवहन के क्षेत्र में यानी कुल जो परिवहन होता है उसके क्षेत्र में सड़क मार्गों की भागीदारी निरंतर प्रगति हो रही है। इसका मुख्य चरण सड़क परिवहन का लचीला होना तथा दुर्गम क्षेत्रों में भी निर्माण संभव होता है। सड़कों की भागीदारी 1993 से 94 तक 1500 अरब यात्री किलोमीटर था, जो रेलों के अनुपात से 4 गुना अधिक था। अब यात्रियों की संख्या तथा माल ढुलाई भी कई गुना बढ़ गए हैं। इस प्रकार से आप 25 का क्वेश्चन देख लिए, समझे। और इसमें 6 में से 3 ही को बनाना है और इसके बाद है मानचित्र बनाना यानी भारत का नक्शा बनाना। और उसमें ये जो जगह दिया गया है इसको दिखाना कि ये जगह कहाँ है। तो ये आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, शायद याद हो भी ना। अगर याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। तो भारत का मानचित्र बनाना है तो देखिए भारत का नक्शा तो आप बना नहीं पाइएगा, बना ले। यही है भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र। और इसको बनाने के बाद इसको प्रदर्शित करना यानी दिखाना है किसको? हैदराबाद को, कन्याकुमारी को, गया को, जयपुर को और गोदावरी नदी को। तो मानचित्र तो देख लीजिए, समझे। और इसमें देखिए ए में क्या दिखाना था आपको? ए में दिखाना था हैदराबाद। तो हैदराबाद देखिए यहाँ है, कहाँ है? यहाँ, यही वक्त है हैदराबाद। ही कौन सी है? हैदराबाद। बी में आपको दिखाना था कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी देखिए, कन्याकुमारी यहाँ है, देख रहे हैं, यही है कन्याकुमारी। बी ऑप्शन जो दिख रहा है समुद्री के तट पर है, कन्याकुमारी है। सी में आपको दिखाना था गया। तो गया तो बिहार में पड़ता है, तो बिहार में होना चाहिए है गया। देख यही गया है, समझे।
डी में किसको दिखाना था? तो जयपुर राजस्थान में पड़ता है, तो यही राजस्थान का इलाका है, तो यही है जयपुर। डी में यहाँ जयपुर है। और पांचवा क्या दिखाना था? पांचवा दिखाना था गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी यह है। देखो ये गोदावरी नदी का नक्शा दिया गया है, ये ना यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है कटल कटल रे अथी रेखा, ये गोदावरी नदी है, समझे? ये गोदावरी नदी यहाँ से आ गई, समझ गए? तो इस प्रकार आपका हो गया सेट 1 का सब्जेक्टिव। और सेट 2 का अभी नहीं होगा, सेट 2 का बाद में होगा। कल हम इतना बोले थे, क्या कहे? हाँ सर जी, काले बोले